जिसमें हम निगमन विधि की बात कर रहे थे और निगमन विधि के दोषों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कि दो बातें हमने पढ़ ली थी कि निगमन विधि जो है व्यवहारिता के दृष्टिकोण से जो है वो अच्छी नहीं है। तीसरा जो दोष आपको इसमें देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास को ये क्या कर देती है, असंभव कर देती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक तरह का विषय है और उस विषय को अगर आप इस विधि के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो उसे ये क्या है, पूर्ण रूप से जो है उसको इस विधि से पढ़ना जो है बिल्कुल असंभव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि क्या होता है कि ये किसी भी प्रकार के डाटा पर आधारित निष्कर्ष जो है हमें नहीं देती है। तो अगर आप निगमन विधि की बात करते हैं, निगमन विधि का प्रयोग अगर आप क्या कर रहे हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए करते हैं, तो अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास जो है इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस विधि की सहायता से अर्थशास्त्र के सभी पहलुओं का अध्ययन जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अर्थशास्त्र आपके सामने क्या है, एक विषय होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जब बात की थी कि ये जो विधि है इसका एक गुण हमने पढ़ा था कि ये हर तरह के विषय को पढ़ा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में क्या होते हैं, बहुत सारे विषय यानी टॉपिक होते हैं। ठीक है, उन टॉपिक को हम बोलते हैं विषय वस्तु। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु यानी टॉपिक होते हैं जिसमें हमें क्या होता है, डाटा को एनालिसिस करना होता है। मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उस डाटा के आधार पर जो है उसकी चीजों का निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जब निष्कर्ष हम निकालते हैं तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो निगमन विधि है उसमें आपको डाटा एकत्रित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब विषय में ही ऐसा क्राइटेरिया है या फिर उस सब्जेक्ट में चीजें ही ऐसी हैं जो डाटा पर आधारित है, तो वो जो विषय वस्तु है, वो जो टॉपिक है, वो क्या हो जाएंगे, आपके छूट जाएंगे। आप इस विधि के द्वारा जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरह से मतलब बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आप इस विधि से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक आप कह सकते हैं कि ऐसे हैं जो इस विधि के द्वारा अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो आप कहेंगे कि इस विधि का एक दोष ये है कि आप जब बात करते हैं किसकी, अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के सभी पहलुओं का अध्ययन आप इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। तो एक जो कमी है वो आपको इसमें ये देखने को मिलती है कि इसके माध्यम से हम अर्थशास्त्र के सभी टॉपिक को जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही आप पढ़ा पाएंगे। तो ये इसका एक क्या है, ड्रॉबैक है। अगला इसका जो आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, दोष देखने को मिलता है कि सार्वभौमिकता का क्या है, इसमें अभाव है। ठीक है, तो जो लोग इस विधि की सार्वभौमिकता का दावा करते हैं कि हमने पढ़ा था कि कैसी है, सर्वव्यापी है। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी ये जो विधि है, निगमन विधि में हमने क्या पढ़ा था, गुण के साथ। देखो जब आप कंपैरिजन कर पाते हैं तो आपको इसकी सही और गलत का पता लगता है। तो हमने इसमें गुण पढ़ा था कि जो निगमन विधि है वो कैसी है, सर्वव्यापक है। ठीक है, सर्वव्यापक का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जब आप किसी स्थान की बात करते हैं या किसी अन्य जगह पर जाकर किसी चीज के उत्तर को चेक करना चाहते हैं, तो अगर वो बदलता नहीं है, सेम रहता है, तो हम उसको बोलते हैं सर्वव्यापक। कि आप कहीं भी चले जाइए, जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर में 1 मीटर कपड़े को नाप रहे हैं, अब आप उस 1 मीटर कपड़े को किसी भी स्थान पर जाकर नाप ले, वो 1 मीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी जगह पर आप जाएंगे तो वहां उसे नापने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए क्या किया जाएगा, अलग तरह की यूनिट का या अलग तरह की किसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा उसको नापने के लिए। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम यूनिट रहेगी, मीटर में ही नापा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, सर्वव्यापक है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह पर खड़े होके नाप लो आप, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो इसी को हम सर्वव्यापक बोलते हैं कि कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो जगह के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो लोग ये मानते हैं कि निगमन विधि कैसी है, मतलब जो लोग इस चीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर इसको मानते हैं कि निगमन विधि कैसी है, सर्वव्यापक है, तो वह लोग क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इसके दोषों की बात करते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, अच्छी है, आप ये कह सकते हैं
ठीक है। तो थोड़ी बहुत कमियां हर एक चीज में होती हैं। तो जो लोग देखते हैं कि इस विधि में कुछ कमी है, जो एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है गहराई के साथ, तो वो इस चीज को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कुछ बातें, कुछ तथ्य आपके सामने ऐसे रख सकते हैं जिसके आधार पर वो अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई अच्छी है, लेकिन हमेशा हर एक चीज के लिए लागू हो उतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों का हम जब ध्यान करते हैं, समय का ध्यान करते हैं, कि आर्थिक या फाइनेंस के आधार पर जब आप चीजें देखते हैं, ठीक है, और आर्थिक चीजों की आप बात करते हैं, कि जो चीजें किस पर आधारित होती हैं, मूल्यों पर आधारित होती हैं, ठीक है, जो इसको हम पैसों में मापते हैं। तो आपने देखा है कि बाजार में, मार्केट में, हर एक चीज में क्या है, समय के अनुसार, ठीक है, सुबह शाम में भी बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, कि किसी चीज के रेट अभी सुबह बहुत कम थे, शाम को बढ़ गए, शाम को कम थे, सुबह घट गए। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं बाजार एक ऐसी परिस्थिति है, एक आर्थिक ऐसी परिस्थिति है जहां पर समय और स्थान के आधार पर निरंतर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, कि किसी चीज का रेट आपको अपने शहर में अलग देखने को मिल सकता है दूसरे शहरों के कंपैरिजन में। कुछ चीजें आपके पास सस्ती हो सकती हैं, कुछ ज्यादा महंगी हो सकती हैं। तो इस आधार पर आप कहेंगे कि क्या है, निरंतर बदलाव हो रहा है चीजों में। और बदलाव है तो आप कह सकते हैं कि अगर बदलाव है तो जो उत्तर है वो कभी सटीक नहीं हो सकता। जैसे ही टाइम बदलेगा, जैसे ही क्या बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, उत्तर में परिवर्तन आ जाएगा। कि आप कहिए कि आज आपके यहाँ पर कोई भी चीज 1500 रुपए किलो के रेट से मिल रही है, ठीक है, वही चीज किसी दूसरे शहर में हो सकता है 1400 रुपए में मिल रही हो। तो हो गया ना, 100 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो सटीक नहीं है, हर जगह लागू नहीं हो रही। तो इस प्रकार से जो डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा दोष है कि जब आप बाकी चीजों के आधार पर कह सकते हैं, लेकिन अगर आप किस पर बात कर रहे हैं, आर्थिक परिस्थिति के आधार पर बात कर रहे हैं, तो स्थान के आधार पर क्या है, इसका जो उत्तर है, इसके जो आंसर है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार क्या होगा, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। और परिवर्तन है तो आप कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं वो स्थान और परिस्थिति में प्रयोग नहीं किए जा सकते। मतलब हर स्थान पर, हर परिस्थिति में सेम चीज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक ही निष्कर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कैसी है, सार्वभौमिकता का इसमें अभाव है, कि यूनिवर्सल आप इसको नहीं कह सकते कि हर जगह सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं है। फिर इसका जो दृष्टिकोण होता है, ठीक है, एक अवगुण और आपको देखने को मिलता है कि क्या है इसमें, स्थिर दृष्टिकोण। स्थिर मतलब क्या होता है, फिक्स। ठीक है, कि हमने बात की थी गुणों के बारे में कि ये कैसी है, फिक्स है। फिक्स वैल्यूज पर हम पहले से ही क्या है, अपनी कुछ थ्योरीज बना लेते हैं, उन थ्योरीज के आधार पर क्या कर रहे हैं, परिणाम निकाल रहे हैं। तो निगमन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो इसमें निष्कर्ष कुछ स्वयं सिद्ध बातों को स्थिर मानकर, ठीक है, कि मैंने क्या कर लिया, पहले से ही मान लिया। जैसे आप मैथ्स की, हमने कहा था ना, ये मैथ जैसे विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। तो आप मैथ्स में हमें क्या, हमेशा क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 0 है। उस आधार पर आप क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। तो जब हम स्वयं सिद्ध, कि हम खुद ये मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उस आधार पर जब आप क्या करते हैं, स्थैतिक विश्लेषण करते हैं, जो विश्लेषण कैसा है, स्थिर है, जिसमें कोई बदलाव आप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जो दृष्टिकोण है, ऐसे जो विचार करने की सोच होती है, उसमें क्या है, अभाव पाया जाता है, कि आप ज्यादा दूर तक नहीं सोच रहे हो, एक लिमिटेड, ठीक है, ये कैसा है, एक सीमित दृष्टिकोण आप इसे कह सकते हैं, कि कुछ चीजों के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अगर हो सकता है कि उसको देखने का आधार बदल जाए तो आपके आंसर में परिवर्तन भी हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये किस पर आधारित है, प्रवैगिक दृष्टिकोण पर। प्रवैगिक मतलब जो प्रयोग के आधार पर आपने दृष्टिकोण बना लिया। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई थ्योरी देने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़े होंगे आपने अलग अलग तरह की थ्योरीज विज्ञान में, ठीक है, कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो विज्ञान में अलग अलग चीजों को बताने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, क्या देते हैं, थ्योरीज देते हैं। तो उन थ्योरीज का क्या होता है, उनका अपना एक दृष्टिकोण होता है। अगर उस थ्योरी की परिस्थिति बदल दी जाए या किसी दूसरे एलिमेंट को उसमें ऐड कर दिया जाए, तो हो सकता है आपका रिजल्ट, आपका निष्कर्ष, परिणाम जो है वो भी बदल जाए। तो जब प्रयोग के आधार पर आप दृष्टिकोण में क्या कर रहे हैं, अभाव रख रहे हैं, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि विश्व में अधिकांश जो आर्थिक समस्याएं हैं वो कैसी हैं, प्रावैगिक और परिवर्तनशील हैं, कि वो
प्रयोग के आधार पर हैं, और प्रयोग जब है तो उसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है कि कोई नया विचार धारा का कोई व्यक्ति आ सकता है, वो अपने आधार पर प्रयोग कर सकता है, तो हो सकता है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, पहले की बताई हुई जो थ्योरीज हैं उनसे ज्यादा बेहतर भी आ सकता है और उनसे ज्यादा खराब भी आ सकता है। तो ये कैसा है, परिवर्तनशील है। ठीक है, लेकिन हम कैसे मानते हैं इसको, स्थिर दृष्टिकोण की, हम एक चीज को फिक्स कर लेते हैं और उस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इसको, इसके परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो धारणाओं पर आप कह सकते हैं कि पहले से ही हमने क्या बना ली, अपनी कुछ धारणाएं पहले से ही अपनी क्या बना ली, कुछ विचार बना लिए, और जब ऐसे विचारों पर क्या होता है, कोई चीज जो है वो आश्रित होती है, तो वो कैसा है, स्थिर दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, धारणाओं पर आधारित है। ठीक है, धारणाओं मतलब डिपेंड ऑन अजम्पशंस, की निष्कर्ष है तभी सही है जब उसकी शुरुआत क्या है, किसी धारणा से की गई है, कि हमने पहले किसी चीज को मान लिया और उसको मानने के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने जो माना है वो गलत हो सकता है, आपके जो चीजें, जो अनुमान आपने लगाया वो गलत हो सकता है, अगर वो गलत है तो आपके द्वारा बताया हुआ नियम भी गलत हो जाएगा और उसके आधार पर निकाले हुए निष्कर्ष भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अजम्पशंस पर बेस्ड जो चीजें होती हैं, तो ये भी आप इसको मैं कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है, एक दोष इसमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ दोष हमने पढ़े कि हर चीज में अगर आपको कुछ अच्छाई देखने को मिलती है तो कुछ ना कुछ उसमें बैड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे विषयों को पढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अच्छी है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए अच्छी है, तो आप इसको अपने स्टडी प्लान में बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगमन विधि या फिर अनुभव विधि के अर्थ के बारे में जानेंगे। आगमन विधि का अर्थ, गुण और दोष। तो आगमन विधि का अर्थ क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण विद्यमान है, क्या क्या दोष विद्यमान है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे हमने निगमन विधि के बारे में बात की थी। तो आगमन प्रणाली को अनुभव प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के आधार पर काम करती है। ठीक है, तो आगमन विधि या प्रणाली विधि, प्रणाली निगमन विधि के ठीक विपरीत काम करती है, कि ये कैसी है, आगमन विधि के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। ठीक है, कि उसके बिल्कुल विपरीत आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको कल भी डिफरेंस बताया था कि अंतर या अपोजिट हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप आगमन विधि की बात करते हैं, ठीक है, तो निगमन विधि पढ़ने के बाद आप डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक प्रकार की शिक्षण विधि है, पढ़ाने का एक माध्यम है, पढ़ाने की एक विधि है, जिसका इस्तेमाल आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस विधि में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब आप इस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम छात्रों को सबसे पहले किस चीज का ज्ञान कराते हैं, विशिष्ट चीजों का ज्ञान कराते हैं, विशेष बातों का ज्ञान कराते हैं। जिस भी चीज को आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित विशेष बातें जो है उन्हें पहले बताई जाती हैं, फिर उन विशिष्ट ज्ञान या बातों के बाद हम क्या करते हैं, उनके सामने उदाहरण रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर वो अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है, और किसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, निरीक्षण यानी क्या करेंगे, जो भी उन्होंने सीखा है उसकी जांच कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने नियम पढ़ लिया कि किसी चीज में ये विशेष बातें होती हैं, उदाहरण आपने देख लिया, अब वो क्या करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसे अपनी सामान्य नियम और सिद्धांत तक पहुंचेंगे। ठीक है, विश्लेषण के माध्यम से उसके सामान्य नियम, जर्नल प्रिंसिपल, व उसके जो सामान्य सिद्धांत हैं उनको पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निगमन विधि में क्या था, उल्टा था, पहले हम सामान्य चीजों के बारे में पढ़ते थे, फिर आपको उदाहरण दिए जाते थे और
उन उदाहरणों के आधार पर हम विशेष बातों को जानते थे। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें पहले से ज्ञात हैं, ठीक है, पता लग गई, उस ज्ञात चीज से हम किसकी ओर जाते हैं, अज्ञात चीजों की तरफ जिनके बारे में हमें नहीं पता, सामान्य बातों के बारे में। ठीक है, या फिर आप इसमें कह सकते हैं छोटी सी परिभाषा के रूप में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, निगमन विधि में उल्टा कर देना, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, तो ये इसकी अपोजिट हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, अपोजिट होती है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि इस विधि में जो छात्र यानी स्टूडेंट है वो कैसे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। जबकि निगमन विधि में हमने पढ़ा पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, उसमें जो अध्यापक है वो ज्यादा सक्रिय रहता है। ठीक है, तो उनमें जो है सक्रियता की भावना, इसमें विद्यार्थी कैसे कामों में, रचनात्मक कार्यों में लीन रहता है, मतलब कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, उसके अंदर आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो आपको इसकी परिभाषा के बारे में अगर पूछे कोई तो आप कह सकते हैं कि ऐसी विधि जिसमें हम छात्रों को विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है बातें सिखाने का प्रयास करते हैं, पहले विशिष्ट बातों के बारे में बताते हैं, फिर सामान्य ज्ञान की ओर उसको लेकर चलते हैं। तो इस विधि में तर्क का क्रम जो है विशिष्ट से सामान्य की, जब आप उन्हें कुछ भी बात बता रहे हैं, कुछ भी नियम बता रहे हैं, तो पहले जो तर्क देंगे उससे संबंधित विशेष बातें बताएंगे, महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो उस विषय से संबंधित है, और फिर उन्हें सामान्य चीजों की ओर, जर्नल सी बातों की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक है, तो जैसे मैं विज्ञान का आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि जैसे आप विज्ञान है, विज्ञान में आपको मान लीजिए साइंस में ये पढ़ाया जा रहा है कि जो मोटर होती है वो मोटर क्या होती है। मोटर आपने देखा है कि अलग अलग मशीनों को चलाने के लिए मोटर होती है, तो आपको बताया जा रहा हो मैकेनिकल मोटर के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल मोटर जिसमें जो है कि जो वर्क एनर्जी है उसको हम चेंज करते हैं मैकेनिकल में, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो ये इसकी विशेष बात है। लेकिन आपको जब उदाहरण दिए जाएंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे फैन एक सामान्य सा उदाहरण है, आपने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा जो पंखा आपके घरों में लगा होता है वो मैकेनिकल मोटर पर वर्क करता है। तो ऐसे विशेष बातों से सामान्य चीजों की ओर लेकर जाना। तो अब आप इस चीज को लिंक कर सकते हैं, सामान्य सी बात आपको नजर आ गई कि जो पंखा आपके छत पर लगा होता है, ठीक है, टेबल फैन वगैरह जो भी आप देखते हैं वो किस पर वर्क करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी पर वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसी बातों से हम क्या कर सकते हैं, लिंक। तो आप किसी भी चीज को जो है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को इस तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं इस विधि का इस्तेमाल करके। मैंने आपको उदाहरण देकर बताया। फिर इस विधि में बहुत सी विशिष्ट घटनाओं और अथवा तथ्यों का क्या होता है, अवलोकन होता है। कि हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सी विशेष बातों के बारे में जानते हैं। किसी भी विषय की आप बात करें, उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी अच्छी और विशेष बातें होंगी उनके बारे में आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर उनके तथ्यों का, उसके पीछे होने का जो कारण है, जो नियम है, जो प्रिंसिपल है जिस पर वो वर्क कर रही है, उसको क्या करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं। ठीक है, और अध्ययन के प्रयोग के द्वारा या अध्ययन के प्रयोग के आधार पर सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो जेके मेहता की अगर आप बात सुने, और वो ये कहते हैं अपने शब्दों में कि आगमन विधि तर्क की विधि है। ठीक है, कि एक इस पर आधारित है, लॉजिक पर आधारित है, जिसमें हम बहुत सी व्यक्तिगत घटनाओं, आर्थिक घटनाओं के आधार पर कारणों और परिणामों के सामान्य संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। कि व्यक्तिगत मतलब आपस आपके अपने जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो किस पर आधारित है, आर्थिक, पैसे से संबंधित चीजों पर आधारित है, पैसों से संबंधित कारण पर आधारित है, उनके परिणामों, उनके रिजल्ट के साथ क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि को हम एक उदाहरण के द्वारा भी जो है स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने प्रयोग करके ये देखा कि किसी वस्तु का जो मूल्य है, गिरने पर 20 व्यक्ति उसे अधिक खरीदते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको एक उदाहरण दे रहा है कि मान लीजिए कि गणित विषय की बात है। ठीक है, तो अगर आपको एक सवाल निकालना है तो इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए 20 व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज की जब कीमत क्या करी है, उसमें अगर गिरावट आ गई है, तो जो 20 व्यक्ति है उसे क्या करते हैं, अधिक खरीदते हैं। मान ली पहले 10 ही व्यक्ति खरीदते थे, अब 20 से भी ज्यादा व्यक्ति उसे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष हमें क्या निकलता है, इससे क्या आपको पता लगता है कि जब भी किसी चीज की मूल्य में गिरावट आती है, उसकी डिमांड यानी मांग जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कि कभी भी क्या होगा, मूल्य क्या करेगा, अगर
गिर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो कीमत है, उसकी जो डिमांड है, उसकी मांग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस विधि से हमें तर्क तर्क हमारे पास कारण क्या है कि गिरावट होगी तभी मांग बढ़ेगी, ये क्या है, कारण है, और ऐसा ऐसे ही देखा जाता है। तो विशेष से सामान्य की ओर हम चीजों को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आर्थिक घटनाओं पर, मतलब पैसे से संबंधित चीज है ये, कि मूल्य घटा, कीमत बढ़ गई। हो सकता है अगर कीमत बढ़े तो, मतलब मांग अगर बढ़े तो क्या हो जाएगा, घटेगी तो क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसा अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर क्या हो रही है, आपकी जो मांग है वो घट रही है तो हो सकता है उसका मूल्य बढ़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे क्या करते हैं हम, आर्थिक घटनाओं पर आधारित। ये वास्तविक है कि ये मार्केट में या आपको बाजारों में देखने को सामान्य रूप से मिलता ही है। ठीक है, कोई विशेष बात ऐसी नहीं है जो आपके जीवन से संबंधित नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत घटना, व्यक्तिगत मतलब आपके अपने जीवन से संबंधित है ये घटना। सामान्य एक बात है कि आपने देखा है सामान्य तौर पर कि जैसे ही कोई भी ऐसी मार्केट में चेंज आता है तो चीजों में के मूल्यों में गिरावट या उनके मूल्यों में बढ़ोतरी जो है आसानी से देखी जाती है। जैसे जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है, आपने देखा है कि चीजों की मांग भी बढ़ जाती है, उनके मूल्य भी बढ़ जाते हैं। तो उस आधार पर भी जो है आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो व्यक्तिगत चीजों के आधार पर आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें अगर विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती है आपको। कुछ एक विशेषताएं हैं, जैसे हमने निगमन विधि की बात की थी, तो आगमन विधि की आपको अगर कोई विशेषताएं पूछ ले कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले बच्चों के सामने क्या रखते हैं, उदाहरण रखते हैं। ठीक है, उदाहरण से हम क्या करते हैं, सबसे उनको नियम की ओर लेकर जाते हैं। मतलब पहले आप क्या करेंगे, उदाहरण रखेंगे, उदाहरण के बाद क्या करेंगे, उसको नियम बताएंगे। ठीक है, तो छात्रों के सामने पहले बहुत सारे उदाहरण आपने प्रस्तुत कर दिए, फिर आप क्या कर रहे हैं, जिससे कि वो स्वयं क्या कर सके, निष्कर्ष निकालकर एक सामान्य से नियम की ओर अपने आप को आगे ले जाएं। तो एक विशेषता यह है कि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि में हम पहले नियम बता रहे थे फिर उदाहरण बता रहे थे। ठीक है, अपोजिट काम कर रहे हैं। फिर इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है चीजों को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो छात्र पहले क्या है, जो जानते हैं उसके आधार पर नई बातें सीखते हैं, जिससे जो ज्ञान का प्रवाह है वो सहज हो जाता है। ठीक है, एक और विशेषता जो उसमें होती है, ये कैसी है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चीजों को लेकर चलता है। ठीक है, कि कई विशिष्ट उदाहरणों का विश्लेषण करने के बाद, कि उसके बाद एक व्यापक सामान्य नियम जो है वो आप बना पाते हैं। फिर ये कैसा है, ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, कि छात्रों को पहले ठोस दिखाई देने वाली वस्तुओं या स्थितियों के माध्यम से सिखाया जाता है। मतलब जो चीजें आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट हैं उनसे आपको पहले सिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको जो है धीरे धीरे अमूर्त सत्यों की तरफ लेकर जाया जाएगा। ठीक है, कि जिसे आप सिर्फ इमेजिनेशन या चीजों के आधार पर जो है सीख सकते हैं। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ चीजों को लेकर जाता है। ठीक है, और बातें आपको ये याद रखनी कि इस विधि में जो छात्र हैं वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं, वो चीजों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, अपनी भावनाओं के आधार पर खोज करते हैं, रचना करते हैं, उनकी सोचने की शक्ति का जो है ज्यादा बढ़ावा जो है इसमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे इसमें पाए जाने वाले गुणों के बारे में, कि आगमन विधि में गुण जो है वो आपको कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये कैसी है, वास्तविकता है। ठीक है, कि किसके आधार पर काम करती है, वास्तविकता के आधार पर। वास्तविकता मतलब आगमन विधि के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष या परिणाम कैसे होते हैं, वास्तविकता के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, मतलब रियल रियल जो लाइफ होती है आपके, उस रियल लाइफ के क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक जो है ये होती है। क्योंकि ये वास्तविक घटनाओं और तथ्यों के आधार पर, तो जैसे हमने अभी उदाहरण देखा था कि कीमत
जो है घटने पर मांग बढ़ रही है, ये वास्तविक एक उदाहरण है। तो मतलब लगभग कैसा है कि वास्तविक जीवन के लगभग बहुत पास जो है ये आपको दिखाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये कैसा है, वास्तविक घटनाओं और तथ्यों के आधार पर जो है हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। आगमन विधि प्रणाली वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है, कि आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक करने के लिए जो है ये बिल्कुल उपयुक्त विधि है। क्योंकि लगभग आप कह रहे हैं कि हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में ये हमें क्या करता है, बताता है, और सामान्य घटनाओं पर आधारित है, तो उस आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। दूसरी जो इसमें गुण विद्यमान है, जिसे हम कहते हैं सत्यता की जांच कर सकते हैं। सत्यता की जांच मतलब क्या होता है कि जो सत्य घटनाओं की हम बात कर रहे हैं कि किस पर आधारित है, सत्य घटनाओं की पर आधारित है, तो इन सत्य घटनाओं की हम क्या कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या वास्तव में जीवन में ऐसा होता है या नहीं। तो जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था कि मार्केट में जो चीजें हैं उनके मूल्य में बढ़ोतरी या कमी होती रहती है, तो आप इस चीज को जांच सकते हैं, जाकर ना इस पर डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कि पिछले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में या आने वाले 6 महीनों में किसी भी वस्तु की जो मांग है या उसकी जो गिरावट है उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है। तो ये सत्यता के बारे में आपको क्या करता है, जांच करने का अवसर देता है। तो आगमन विधि में किसी सत्यता के बारे में शंका होने पर, मतलब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है, तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं तथ्यों के द्वारा, कि आप अपने आधार पर क्या कर पाएंगे, अपने आधार पर उसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप क्या कर पाएंगे, उसका निरीक्षण कर पाएंगे। तो जो भी आपके मन में शंका है उस शंका को जांचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, खोज कर सकते हैं, कुछ रचनात्मक चीजें जो है वो ढूंढ भी सकते हैं वो आपके आधार पर। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि आपके सामने क्या होता है कि एक रुचि कर, कि आपकी इसमें क्या होती है, एक रुचि उत्पन्न होती है कि कुछ अगर आप खुद से करने जाएंगे, कुछ खुद से खोजने जाएंगे, तो रुचि कर मतलब एक रुचि जो है आपके अंदर उत्पन्न होगी। एक सजीव वातावरण आपके सामने होगा, जिस वातावरण के अंदर आप खोज करने जा रहे हैं वो वास्तविकता में आपके पास होगा। तो उदाहरण के प्रयोग के द्वारा आप क्या कर पाएंगे, अपनी एक तो रुचि उसमें आप उत्पन्न कर पाएंगे, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें सरलता से जो है सीखने का अवसर जो है इस विधि के द्वारा प्राप्त होता है, और सत्य की जांच करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आधार पर सत्य को खोज सकते हैं। फिर जटिलताओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एक विधि, इस विधि का एक गुण आपको ये देखने को मिलता है कि किस पर, जटिलताओं पर ध्यान देती है। ठीक है, तो निगमन विधि जब हमने पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था कि वो बिल्कुल क्या होती है, सरल होती है, बिल्कुल आसान होती है। ठीक है, कि सामान्य सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आगमन विधि आर्थिक समस्याओं से जुड़ी है और जटिलताओं पर ध्यान देकर हम इसे क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक चीजों से संबंधित कि जब भी आपको क्या करना है, किसी भी चीज की जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आर्थिक समस्याएं ये कैसी होती हैं, जटिल होती हैं। ठीक है, कि किसी व्यक्ति की आय को निकाल पाना। ठीक है, मान लीजिए आर्थिक, हम कोई व्यक्ति आपसे यही पूछ ले कि कोई सामान है, ठीक है, वो उसकी कीमत मार्केट में आज 1500 रुपये है। ठीक है, कोई भी चीज आप मार्केट लेने गए, अब उस पर आपको 10% की छूट दी जा रही है। ठीक है, तो इस 10% की छूट के बाद आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, इसके लिए क्या है, आपको एक अच्छी कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आप क्या कर पाए, निकाल पाए। तो आप कह सकते हैं ये कब होगा, ये तब होगा जब आपने उसको सीखा होगा। ठीक है, तो आर्थिक समस्याओं को निकालने के लिए ये क्या है, एक जटिल चीजों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कि कोई भी पैसों से संबंधित कोई चीज है उसका जो भी आंसर या परिणाम आप निकालेंगे वो किसी ना किसी फॉर्मूले पर आधारित होगा, और फॉर्मूला जब आएगा जब आपने उसे पढ़ा होगा, सीखा होगा, तभी आएगा। तो समस्याओं पर आधारित है, तो आप कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो आपको क्या है, उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, मतलब अपनी इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप जटिलताओं पर ध्यान देकर क्या करते हैं, इसको सीखते हैं, तो आपका जो परिणाम होगा वो कैसा होगा, सार्वभौमिक तथ्यों का निर्माण करना जो है वो
कठिन है, ठीक है, कि ऐसे तथ्यों का निर्माण जो करना कठिन हो जाएगा जो सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक मतलब क्योंकि आर्थिक समस्याओं पर आधारित है। सार्वभौमिक क्या होती है कि कहीं भी आप जाएं परिणाम बदलना नहीं चाहिए, लेकिन आर्थिक परिस्थिति के आधार पर आप ये देखेंगे कि ऐसे तथ्य ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे जो परिस्थिति के आधार पर समय के आधार पर आपको उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। फिर अर्थात एक सिद्धांत किन्हीं दी हुई दशाओं पर अधीन ही कार्य करता है, ठीक है, कि जैसे कि आप कोई भी क्या कर रहे हैं, आप कोई भी सिद्धांत लागू कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रिंसिपल के आधार पर अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, कोई फॉर्मूला आप कह सकते हैं, अगर उस आधार पर आप क्या कर रहे हैं अपना परिणाम निकाल रहे हैं तो हो सकता है उचित है। लेकिन अगर दशा बदल जाती है, ठीक है, कि जो दशाएं हैं या फिर जो समय है या जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन अगर आ जाता है, ठीक है, स्थान में परिवर्तन आ जाता है, तो आपका जो परिणाम है वो बदल जाएगा। तो जटिलताओं पर एक तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो मुश्किल को आप कब सरल कर पाएंगे जब आप इस पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है, और सार्वभौमिक तथ्यों का निर्माण ये आपको कभी नहीं करके देगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका एक गुण है कि आपको फिक्स नहीं रहना, किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखना है, अपने आधार पर समय के आधार पर चीजों में जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और आप कह सकते हैं कि आप किसके आधार पर सीखते हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं कि जो चीज आप क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं, उन अनुभवों से जो निष्कर्ष निकल रहा है उनसे आपको सीखने की जो प्रक्रिया होती है, अनुभव के आधार पर जब आप सीखते हैं तो ये कैसी प्रक्रिया होती है, ये प्रभावी प्रक्रिया होती है, ठीक है। आपका जो ज्ञान होता है, जिस ज्ञान का निर्माण आप किसके आधार पर कर रहे हैं, नियम के आधार पर कर रहे हैं, वो ज्ञान क्या है आपके पास अधिक समय तक अधिक जो है स्मृति में स्थायी बना रहता है। तो जब आप खुद से क्या करेंगे, ऐसी समस्याओं को ऐसे जटिल चीजों को निकालते हैं तो आपके मस्तिष्क में उस चीजें लंबे समय तक बनी रहती हैं, लंबे समय तक आप क्या कर पाते हैं, उनको याद रख पाते हैं और अपनी समस्याओं को सरलता से ठीक कर पाएंगे। फिर इसमें क्या होता है, इसमें प्रावैगिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, कि आगमन विधि में क्या है प्रावैगिक दृष्टिकोण को लिए हुए है, ये इसका गुण है, ठीक है। इस विधि में एक बार निकाले गए निष्कर्षों और सिद्धांतों के लिए सदैव सत्य उसको नहीं माना जाता है, ठीक है, कि आप जो भी परिणाम निकाल रहे हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सही रहें, वो हमेशा क्या रहें, सही रहें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आप कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं या समय को बदल रहे हैं या नियम को बदल रहे हैं, तो उसके आधार पर आपका जो परिणाम है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो प्रायोगिक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलती है। आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर आप कह रहे हैं कि आर्थिक परिस्थितियां बदलते ही परिणाम बदल जाएगा तथा इस प्रणाली में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नवीन आंकड़े आपके सामने जो है वो हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे जब भी आप बात करते हैं कि ऐसी किसी भी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, तो हर साल उस वस्तु की जो खपत है, ठीक है, कि आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि मान लीजिए 2012 से लेकर 2013 के वर्ष के बीच में किसी भी जो प्रोडक्ट है उसका जो उत्पादन है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें ग्राफ बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कि ये इस विधि में आप क्या कर सकते हैं, चीजों को ग्राफ के साथ दर्शा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस पर डाटा पर आधारित है, ठीक है। तो बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर तो हो सकता है मार्केट में डिमांड बढ़ी हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई हो, मार्केट में डिमांड घटी तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी घट जाएगी, ठीक है। तो आपके सामने हर दिन नए आंकड़े देखने को मिलते हैं कि कोई भी चीज मार्केट में इतनी सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो जितने भी कंपनी या प्रोडक्ट के जो लोग होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं उनके सामने एक नया डाटा रोज होता है, ठीक है। रोज क्या होगा, एक नवीन जो है डाटा उनके सामने नया होता है जिसका उपयोग करके वो क्या करते हैं, आंकड़ों को प्राप्त करते हैं कि आज की फर्स्ट डे की सेल इतनी थी, सेकंड डे की इतनी थी, मंथ में आप निकाल सकते हैं कि एक मंथ की या फिर किस मंथ में बहुत ज्यादा थी। हर बार हर चीज के लिए आपके पास नए आंकड़े नए परिणाम जो है वो इसमें आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये आर्थिक समस्याओं से संबंधित प्रणाली जो है वो उनको जांचने के लिए बनाई गई है। तो पुराने निष्कर्षों की जांच की जा सकती है। आप इसे क्या कर सकते हैं, पिछले वर्षों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भी
जांच कर सकते हैं और उसमें आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है कि समस्याओं का जब पता लगता है कि किसी भी चीज के घटने का या बढ़ने का क्या कारण है, तो हम उसको समय पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। आज भी अगर आप परिवर्तन करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको जो रिजल्ट है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि किस पर आधारित है, प्रावैगिक विधि पर, प्रावैगिक दृष्टिकोण पर आधारित है। फिर ये कैसा है, ये व्यापक अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी है। ठीक है, कि अगर आप इस विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो विषय आपको इसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है किसका, अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसमें आर्थिक समस्याओं से संबंधित बातें होती हैं। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, रोजगार को पता लगाने के लिए, आर्थिक विकास जैसे समष्टि मूलक स्पर्धाओं संबंधित आंकड़ों को अगर आपने एकत्रित करना है, वर्गीकरण करना है, विश्लेषण करना है, तो ऐसे डाटा को कलेक्ट करने के लिए ये विधि कैसी है, बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, तो ये कैसी है, ये अर्थशास्त्र के विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी क्या है, आपको डाटा इकट्ठा करना हो, उस विषय को पढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त विधि आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको अपनी देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है, ठीक है, तो आप आसानी से इस विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी व्यक्ति की आय आपको निकालनी हो, ठीक है, किसी क्षेत्र की निकालनी हो या अपने राज्य की निकालनी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास की बात करें कि मान लीजिए जो भी सरकार है चल रही है, जब भी इसका सिलेक्शन हुआ है कि पिछले 2 वर्षों में, ठीक है, 2018 से लेकर 2019 तक आपके देश की जो जीडीपी थी, ठीक है, उसमें क्या इजाफा हुआ, क्या घटा हुआ, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, जैसे मान लीजिए एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में जो किस प्रकार का विकास आपको देखने को मिला है, कितने प्रतिशत लोग जो है ज्यादा शिक्षित हुए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, निम्न प्राप्त की है, माध्यमिक प्राप्त की है, उसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी समष्टि मूलक स्पर्धाएं होती हैं, कि कोई भी कंपटीशन है, कोई भी प्रतिस्पर्धा है, उसका डाटा निकालने के लिए, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या कराई है, एक प्रतियोगिता कराई, ठीक है, उस प्रतियोगिता में आपने देखा, कहा कि सिर्फ युवा जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग हैं, केवल वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप क्या है, डाटा या आंकड़ा निकालना चाहते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक के कितने लोगों ने भाग लिया, क्या उसका परिणाम रहा। सरलता से आप उसका जो है डाटा है वो क्या कर पाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे। एकत्रीकरण के लिए कि पिछले 10 वर्षों की अगर कोई आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पिछले 2 वर्षों की, तो उस जानकारी को आप क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या है, एकीकरण आप कर सकते हैं कि एक ही शीट पर, ठीक है, एक ही शीट पर पिछले 10 वर्षों का डाटा आपने निकाल दिया और उसको आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हर एक वर्ष को। ठीक है, वर्गीकरण, डिवीजन कर दिया। ठीक है, कि आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन का डाटा अलग होगा, ठीक है, हेल्थ और मिनिस्ट्री का डाटा अलग होगा, ठीक है, आपकी अन्य जो क्षेत्र के उत्पादन है उसका अलग होगा। इस प्रकार से वर्गीकरण भी किया जा सकता है, विश्लेषण, हर एक डाटा की जांच की जा सकती है कि जो भी आपके सामने एजुकेशन के स्तर का जो भी विश्लेषण, जो भी डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आप उसका क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। तो सबसे उचित तरीका है, आप कह सकते हैं कि आर्थिक चीजों की विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि जो हमारे पास है, आगमन विधि सबसे उपयुक्त है। फिर बात करेंगे इसके दोषों के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या आपको इसमें थोड़े से अवगुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं अवगुणों की, कि आगमन विधि के दोषों की अगर आप बात करें तो आगमन प्रणाली में दोष जो है इस प्रकार है। सबसे पहले तो ये कठिन है, बहुत मुश्किल है। दूसरा है जटिल है और असुविधाजनक है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, आर्थिक चीजों से संबंधित बातों की, तो आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि आर्थिक चीजों में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, मुश्किल होती हैं, कि कठिन होती हैं। कि जब भी आप किसी चीज का क्या निकाल रहे हैं, आंकड़ा निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब जब भी आप किसी चीज का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उस डाटा को इकट्ठा करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और समय भी ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है, समय की भी ज्यादा खर्च होती है, डाटा को एकत्रित करने में मेहनत भी बहुत लगती है।
फिर इस डाटा को सही तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा आपको, जांच करनी पड़ेगी क्या आंकड़े सचमुच में ठीक है या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो एक मुश्किल प्रोसेस आपको देखने को मिलता है कि ये कोई आम व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता जो एजुकेटेड, आप ये नहीं कहेंगे कि जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो आसानी से कर लेगा, ठीक है, जिसने ये विषय नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा, मीन मीडियन मोड अगर आपने निकालना नहीं सीखा होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, और ये आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। और जब सीखेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या है, मुश्किल भी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कठिन है। आगमन विधि अपनी कार्यविधि की दृष्टि से बहुत ज्यादा मुश्किल है, जटिल भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे आप राष्ट्रीय आय की निकालने की बात करते हैं या किसी पूरे देश की, अगर आपको क्या निकालनी है, मान लीजिए राष्ट्रीय आय निकालनी है, राष्ट्रीय आय मतलब हम अपने देश की आय निकालना चाहते हैं कि हमारा देश जो है उसकी एक दिन की या फिर एक वर्ष की इनकम कितनी होगी, ठीक है, अगर आप वो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय निकालना, ठीक है। अब इस राष्ट्रीय आय को निकालना जितना सरल आपको ये एक लाइन में दिख रहा है कि राष्ट्रीय आय निकाल दी, उतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या निकालने की पड़ेगी, प्रति व्यक्ति आय निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के एक व्यक्ति की आय क्या है एक दिन की, फिर उसके पूरे साल का डाटा आपको निकालना पड़ेगा, एनुअल इनकम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इस एनुअल इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर, उसके खर्च जो है उनको हटाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही करके आपको एक व्यक्ति की पता लगी तो एक एवरेज औसत मानकर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति की कैलकुलेट करें, एक औसत मान लेंगे कि इस वर्ग के जो लोग हैं वो इतनी इनकम उनकी एनुअल हो सकती है, ठीक है, इसको हम एवरेज मान लेते हैं। फिर आप अपने क्षेत्र की निकालेंगे कि जिस क्षेत्र में, जैसे आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा क्षेत्र की निकाली जाएगी। फिर हर एक जितने भी आपके पास क्या है स्टेट हैं, सभी स्टेट की निकाली जाएगी, और उसके बाद लास्ट में आपके देश की निकलेगी। तो एक लंबा प्रोसीजर आपको क्या है इसके लिए फॉलो करना पड़ता है। तो आप कहेंगे कि ये जो आंकड़े निकालना क्या है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। आंकड़ों को आपको एकत्रित करना पड़ेगा, सारे डाटा को आपको, हर एक स्टेट की सबसे पहले तो आय जो है पता लगा लेनी होगी, उनके खर्च जो है उनको निकाल कर जो डाटा आपके पास आएगा उसको आपको क्या करना है, एकीकृत करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्या कर पाएंगे, ऐसे परिणामों पे को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप कहेंगे कि वर्गीकरण भी करना पड़ता है, कि डिवाइजन कर दिया हमने कि किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ, हेल्थ पर कितना हुआ, बच्चों के विकास पर, महिलाओं के विकास पर कितना खर्च हुआ, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं आपके, कृषि पर कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों को निकालने के बाद जैसे आप बजट देखते हैं तो उसमें हर चीज के लिए क्या है कि एक अमाउंट निश्चित किया जाता है कि इतना पैसा एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उससे उसके वर्गीकरण से प्रत्येक व्यक्ति की जो है हर एक चीज का हमें पता लगता है, जो कि आप कहेंगे कि एक बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसीजर है और हर व्यक्ति इसको पूरा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी जो आपको इसमें ड्रॉबैक या अवगुण देखने को मिलता है कि क्षेत्र बहुत सीमित है, एक लिमिटेड क्षेत्र है। तो आगमन विधि जो है इसका एक दोष ये है कि इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा क्या है, सीमित है, बहुत छोटा सा क्षेत्र आपको इसको देखने को मिलता है। तो आगमन विधि के अंतर्गत अन्वेषण का प्रयोग हेतु एक सीमित क्षेत्र हमें चुनना है, कि जब आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी चीज की जांच कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम विचार करते हैं। अतः प्रतिपादन परिणाम या सिद्धांत मतलब जो भी आप क्या कर रहे हैं, नियम लगा रहे हैं, जो परिणाम आपके आ रहे हैं वो क्या है, किसी एक सीमित क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो परिणाम क्या है, सीमित क्षेत्र का है, तो वो सिद्धांत भी क्या है, उसी सीमित क्षेत्र पर लागू होता है, ठीक है। और सत्यता भी कैसी रहती है इसमें, संदिग्ध रहती है, कि हम कह रहे हैं कि हमेशा इसके द्वारा निकाला हुआ डाटा कैसा रहेगा, जरूरी नहीं सही रहे, समय के आधार पर, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है, बहुत ज्यादा सीमित होता है, बहुत ज्यादा छोटा क्षेत्र जो है इसका है।
तीसरा अवगुण जो आपको इसमें देखने को मिलता है कि निष्कर्ष का सत्य ना होना। ठीक है, कि जो भी रिजल्ट आप निकालेंगे वो कभी भी परमानेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, वो बदल जाएंगे दिन के बदलते ही, समय के बदलते ही, ठीक है, परिस्थितियों के बदलते ही क्या है, आपका डाटा जो है वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आपको हर बार एक नया डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो आगमन विधि से निकाले गए जो निष्कर्ष हैं वो सत्य से परे होते हैं, उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अन्वेषण के द्वारा जो भी सर्वेक्षण के क्षेत्र को वो पूरा, एक तो वो सबसे पहले पूरे क्षेत्र को नहीं चुनते हैं, किसी क्षेत्र के एक छोटे से भाग को चुनते हैं। ठीक है, और वह सर्वेक्षण के लिए किसी खास हिस्से का ही चुनाव करते हैं। इसलिए जो सर्वेक्षण है, आपका जो अन्वेषण है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। और कभी कभी जो चुना हुआ क्षेत्र है क्या है, वह समूचे क्षेत्र का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। कि आप मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर अपने क्षेत्र के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कि शिक्षा जो है हमारे क्षेत्र में इतने प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो आप किसी एक क्षेत्र को लेकर चल रहे हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी वृद्धि नहीं हुई हो, या फिर शहरी क्षेत्रों में कोई समस्या आपको देखने को मिल रही है। तो जब एजुकेशन की भी आप बात करें, किसी एक पर्टिकुलर चीज की भी आप बात कर रहे हैं, तो वो समूचे पूरे क्षेत्र को दर्शाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी निष्कर्ष, जो भी परिणाम आप इसके द्वारा निकालेंगे, वो परिणाम क्या है, पूरी तरह से ना तो सत्य होते हैं, ना ही वो परिणाम क्या होते हैं, पूरे क्षेत्र को दर्शाते हैं, वो किसी एक भाग को दर्शाते हैं। ठीक है, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष कभी भी सत्य नहीं होते, वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट आपको इसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो हर बार जब आप डाटा निकाल रहे हैं, ठीक है, उस डाटा को निकालने के लिए आपको हर बार एक नया प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आगमन विधि, मान लीजिए आप कंप्यूटर का टाइम है, आप सबको पता है कि कंप्यूटर पे जो भी डाटा आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए एक शीट पर आपने लास्ट 5 ईयर का डाटा निकाल लिया। ठीक है, अब वो डाटा क्या है कि हो सकता है अभी आपके लिए उपयुक्त है, कुछ ही देर बाद वो डाटा आपके लिए क्या है, उपयुक्त नहीं रहेगा, फिर आपको नया डाटा निकालना पड़ेगा। तो एक नई शीट आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सामान्य तरह पे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि एक एक चीज जो है बहुत मायने रखती है। तो आगमन विधि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट आपको इस पर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्च आपको इस पर करना पड़ता है। और इस प्रणाली में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विभिन्न आंकड़ों का संग्रह, अलग अलग तरह का डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको कलेक्ट करने के बाद जो कार्य है, उसमें आपको गिनती गणना भी करनी पड़ती है, उन गिनती की जांच भी करनी पड़ती है, जिससे आपका जो उत्तर है, वो हम चाहते हैं कि हमारा उत्तर अधिक सटीक हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो परिणाम निकले वो अच्छे से अच्छा निकले, लेकिन फिर भी उसमें क्या रहेगी, शंका रहती है, किसी व्यक्ति की एक बात के आधार पर वो बदल सकता है। तो इसमें धन का व्यय भी बहुत ज्यादा होता है, समय भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, और इसी कारण ये विधि क्या है, बहुत ज्यादा खर्चीली आपको लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर सीमित प्रयोग की ये विधि का जो गुण है, सीमित प्रयोग, यही इसका अवगुण भी बन जाता है कि इस प्रणाली का प्रयोग आप सीमित क्षेत्र के लिए ही कर सकते हैं, पूरे समाज को दर्शाने के लिए, पूरे क्षेत्र को दर्शाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्र में इसका प्रयोग संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे मानवीय कल्याण की बातें होती हैं, तो जब आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अभी हमने जब निगमन विधि के क्या पढ़े थे, कुछ अवगुण पढ़े थे, तो उसमें ये बताया गया था हमें कि जो निगमन विधि है पूरक नहीं है, पूरी तरह से आप अर्थशास्त्र को निगमन विधि के द्वारा नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही पूरी तरह से आगमन विधि का इस्तेमाल करके भी आप अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ सकते। तो अर्थशास्त्र में क्या होते हैं कि अर्थशास्त्र में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, डाटा होता है। ठीक है, आंकड़े होते हैं, उनको अगर आपको पढ़ना है तो आपको किसका, आगमन विधि का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन कुछ चीजें जो किससे हैं, जन कल्याण से जुड़ी हैं, जो मानव से जुड़ी हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है, आपको निगमन विधि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको कंप्लीट तरह से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग क्या है, सीमित है, किसी एक क्षेत्र को पढ़ने के लिए या किसी एक प्रकार के टॉपिक को पढ़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे के पूरे विषय को पढ़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
फिर इसके द्वारा जो निष्कर्ष होते हैं वो कैसे, संदेह पूर्वक, हमेशा उसमें क्या है, शंका बनी रहती है कि जो परिणाम आप निकाल रहे हैं, अपनी रिजल्ट जो आप प्राप्त कर रहे हैं इस विधि के द्वारा निकाले गए, उससे क्या है, हमेशा आपको एक संदेह बना रहता है कि क्या आपका परिणाम सही है, क्या आपका परिणाम गलत है। तो आगमन प्रणाली के आधार पर निकाले गए जो भी निष्कर्ष है, आपके जो भी परीक्षण आप कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, मतलब आपकी अपनी विचारधारा के आधार पर भी क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। उनके अन्वेषण करने से आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का आपने चुनाव किया है, उनके विचारकों की पुष्टि वो कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमेशा आपका परिणाम क्या है, दूसरे लोगों को भी उचित लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके कुछ ड्रॉबैक या कमियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये निगमन विधि की